नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MCQ में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी के MCQ सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 130 या अनुच्छेद 124? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 130 या अनुच्छेद 124? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? 1975, 1976, 1977 या 1978? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था मूल कर्तव्यों के लिए। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1993, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 86वां संविधान संशोधन 2002? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 86वां संविधान संशोधन 2002? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 86वां संविधान संशोधन 2002? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 86वां संविधान संशोधन 2002? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और बची हुई 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम, पदाधिकारियों के नाम, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में या राज्य की परिभाषा? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के पेंशन, वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम, पदाधिकारियों के पेंशन, भत्ते व वेतन के बारे में, पदाधिकारियों की शपथ या राज्य की परिभाषा? तो देखिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संविधान की तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 व 35 में क्या है? राज्यों के नाम, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन, पदाधिकारियों की शपथ या राज्य की परिभाषा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12 व 35 में जो है राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मारकों व राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 में जो है स्मारकों व राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट व आम बजट को मिलाकर कौन सा बजट बनाया गया है? संसदीय बजट, कानूनी बजट, यूनियन बजट या जनता बजट? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रेलवे बजट व आम बजट को मिलाकर यूनियन बजट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रथम बार यूनियन बजट कब पेश किया गया? 2016, 2017, 2018 या 2019? देखिए, संसद में पहली बार अरुण जेटली जी द्वारा 2017 में यूनियन बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए अनुमोदकों व प्रस्तावकों की संख्या कितनी होती है? 50 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, या 20 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, या 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, या 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए अनुमोदकों व प्रस्तावकों की संख्या कितनी होती है? 50 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, या 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2005, 2007, 2006 या 2008 में? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2007, 2006 या 2008? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, एनडीएमए की स्थापना कब हुई? यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 27 सितंबर 2005, 27 सितंबर 2007, 27 सितंबर 2006 या 27 सितंबर 2008? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 सितंबर 2006 को जो है एनडीएमए की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या वित्त मंत्री? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एनडीएमए का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसडीएमए का अध्यक्ष जो है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, नोटा का प्रयोग भारतीय चुनाव में सर्वप्रथम कब किया गया? 2012, 2013, 2014 या 2015? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2013 में जो सर्वप्रथम भारतीय चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था, यानी नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, 93वां व 103वां संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93वां और 103वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं। 93वें संविधान संशोधन में जो है ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और 103वें संविधान संशोधन में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल के अधिकारियों के मूल अधिकारों पर रोक लगाने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत लगती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 35? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 33 के तहत जो है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य मूल के अधिकारों के मूल अधिकारों पर रोक लगती है, यानी आम व्यक्तियों की तरह उन्हें ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, जो भाग 3 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ या सैन्य कानून वाले क्षेत्रों में मूल अधिकार पर रोक कौन से अनुच्छेद के तहत लगती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 35? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 34 में जो है सैन्य कानून वाले क्षेत्रों में मूल अधिकारों के रोक के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में जनता के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है? आपातकाल, महामारी, आपदा या उपयुक्त सभी? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी स्थितियों में जो है जनता के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में भी, महामारी और आपदा जैसी स्थिति में भी। जैसे कोविड-19 आया था तो हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लग गई थी। अगला प्रश्न है, कौन से मूल अधिकार आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 14 व 15,
अनुच्छेद 16 व 17, अनुच्छेद 18 व 19 या अनुच्छेद 20 और 21? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए जाने वाले मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में दिया गया है, इन पर रोक लग जाती है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान अन्य सभी अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारे सभी मूल अधिकारों को रोक देता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में OCI का पूर्ण रूप क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन एंड इंडिया, ओवरसाइज सिटीजन ऑफ इंडिया? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है OCI का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की 5 रेटों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, K.T. शाह या B.N. राव? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2016 में पारित किए गए GST विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह सभी केंद्रीय करों, शुल्कों आदि को केवल एक एकल कर से प्रस्तावित करेगा। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य के कर, शुल्क आदि भी सम्मिलित होंगे। मानव उपयोग हेतु शराब पर 25% की एक समान दर से GST लगाया जाएगा। या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद GST की उगाही के अधीन नहीं होंगे? देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्य के 3 कथन जो है वो असत्य हैं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक 1883 के बारे में सही है। इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसने संपूर्ण सिविल और दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसने प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों में विरोध उत्पन्न हुआ। विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया। तो देखिए इसके ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा पहला तीसरा या तीसरा चौथा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन जो है इल्बर्ट विधेयक 1883 के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में सही है? KN राजा के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएं। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। या प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है। तो इसके ऑप्शन है केवल पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन जो है ये सत्य है, बाकी के 2 असत्य हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किसी प्रत्याशी के पास घर पर काम कर रहा शौचालय होना चाहिए? या प्रत्याशी के पास बिजली के बिलों की भुगतान पर्चियाँ होनी चाहिए? या प्रत्याशी को सरकारी ऋण का बकायेदार नहीं होना चाहिए? या प्रत्याशी को न्यूनतम मैट्रिक एवं अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग के तहत आता हो? इसके ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा या तीसरा और चौथा? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा और तीसरा कथन जो है इसमें सत्य है, चौथे कथन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न आयोगों को कालानुसार व्यवस्थित करें। सरकारिया आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर पुंछी आयोग, या फिर सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, 11वां वित्त आयोग, उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर पुंछी आयोग, 11वां वित्त आयोग, सरकारिया आयोग,
फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर पूंजी आयोग, सरकारिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर अंत में 11वां वित्त आयोग। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले सरकारिया आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 11वें वित्त आयोग का गठन हुआ, उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, फिर उसके बाद अंत में पूंजी आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को भरा जाता है। यह ग्राम सभा उन व्यक्तियों का निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं। यह पंचायतें सांविधिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यह राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति व प्राधिकार दे सकते हैं जिसे वे कार्य करने में सक्षम हो। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा व चौथा, या पहला व चौथा। तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है, तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है पंचायतें सांविधिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जबकि जो पंचायतें हैं वो सांविधिक नहीं बल्कि संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, इसलिए संवैधानिक है ना कि सांविधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के बारे में सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, या केवल दूसरा। देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन जो इसमें सत्य है, पहला कथन सत्य नहीं है। अभी पहला कथन क्या कर रहा है, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, जबकि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 क किस राज्य को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, या मणिपुर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 371 क में जो है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? 8, 7, 6, या 5। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए 5 आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 361, या अनुच्छेद 363। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 361 के तहत जो है जो भारत का संविधान है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वह न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966, या संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 348 यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाए। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? संसद के सदस्यों की कुल संख्या के 10%, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो भारत के संघीय मंत्रिपरिषद की कुल संख्या होती है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्न में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, भारतीय संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना ये जो है हमारी मूल कर्तव्यों में नहीं आता है, ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो के आदेश को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सृजित किया गया हो,
पद मूल होना आवश्यक है, पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का उल्लंघन हुआ हो, या नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नियुक्ति जो है सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो, ये इसकी आवश्यक शर्त नहीं है, बाकी तीन इसकी आवश्यक शर्तें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने वाले जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण के प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, या अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो कि एक असत्य कथन है। ये कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण के प्रतिषेधन या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, जबकि इनका जो पूरा कंट्रोल होता है वो राज्यपाल के पास होता है, जनजातीय परिषदों का। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, या संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। इसके ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, या केवल चौथा। देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें तीसरा और चौथा कथन जो है वो गलत है, ऊपर के दो सही हैं। अगला तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? लाला लाजपत राय, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन राय, या सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 पिलर स्टेट की अवधारणा जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज भी कुछ न कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।